नमस्कार। जीन पियाज़ा साहब की कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनकी कुछ अवस्था है जिनके बारे में हम आज बढ़िया ढंग से सही तरीक़ा से इसको जानेंगे, ताकि उनका कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हमसे छूट नहीं पाए। देखिए, ऐसे भी जीन पियाज़ा साहब जो है ना, सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर जीन पियाज़ा साहब के बारे में अगर आप जानकारी रख लेते हैं, उनके बारे में जान जाते हैं, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है वो ईजी हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाज़ा साहब के तरफ से ही उन्होंने जिस चीज़ का सिद्धांत दिया था, जो जो अवस्था दिए थे, उनकी अवस्था के अंदर से ही कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए हम जीन पियाज़ा साहब के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि जीन पियाज़ा साहब क्या कहते हैं और जीन पियाज़ा साहब किस तरह का प्रयोग किया था। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, 1 नंबर में है, ये देखिए 1 नंबर में है, ये देखिए क्या कर रहा है। जीन पियाज़ा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाज़ा साहब जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जीन पियाज़ा साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसी संज्ञानात्मक विकास को ही विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को खोज का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो जीन पियाज़ा साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब रही सवाल कि जीन पियाज़ा साहब कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाज़ा साहब जो निवासी थे, तो जीन पियाज़ा साहब स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है ना? जीन पियाज़ा साहब ने अपने ही 2 बालक पे ये चीज़ का खोज किया था, जिसको लेके बहुत सा विवाद भी घिरा हुआ था। विवाद, ये कई साल तक विवाद में घिरे हुए थे कि जीन पियाज़ा साहब ने अपने ही बच्चा पे खोजा। जीन पियाज़ा साहब ने अपने 2 बच्चे पे ये संज्ञानात्मक विकास का खोज किया। खोज करते करते उन्होंने, जीन पियाज़ा साहब ने, एक बालक का एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन में उन्होंने उनकी ज़िंदगी को 4 अवस्था में बांट दिया। उसी अवस्था के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 नंबर से कि जीन पियाज़ा साहब जो थे ना, जीन पियाज़ा साहब ने कितनी अवस्था दी थी? तो जीन पियाज़ा साहब ने 4 अवस्था दी थी। कितनी अवस्था दी थी? 4 अवस्था दी थी। क्या अवस्था? 4 अवस्था दी थी। 4 अवस्था उन्होंने दी थी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी अवस्था दी थी और उसकी क्या क्या अवधि थी। तो सबसे पहले संवेदी पेशी, पहला अवस्था जो उन्होंने दिया था, संवेदी पेशी अवस्था, उसी को कहा गया है इंद्रियात्मक अवस्था। उसी को कहा गया हुआ है 0 से 2 साल की अवस्था। तो इन संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, ये बालक का 0 से 2 साल की अवधि की अवस्था को ही संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, या इंद्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या इंद्रजीत गामक अवस्था कहते हैं। दूसरा अवस्था जो है, आप देख लीजिए, दूसरा अवस्था में कह रहा है, दूसरा अवस्था क्या है, ये हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे थे। दूसरा अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाज़ा साहब की दूसरी अवस्था थी, जिसमें जीन पियाज़ा साहब ने 2 से 7 साल की अवस्था को पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तीसरा रहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 साल है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल है। अब ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब 4 नंबर में है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अब इन्होंने इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैंने जो अपना जो नोट से भी बनाया हूँ, उस नोट में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देख रहे हैं ना आप, संवेदी पेशी गामक अवस्था जो 0 से 2 साल। कितना से? 0 से 2 साल। अच्छा, अब रहा कि 0 से 2 साल के बीच में बच्चा करता क्या क्या है। ठीक है? जीन पियाज़ा साहब के नियमानुसार जीन पियाज़ा साहब ने जो बच्चे की 4 अवस्था जो बांटे थे, तो 4 अवस्था में एक अवस्था जो संवेदी पेशी अवस्था जो थी, तो उस अवस्था को उन्होंने अवधि जो दिया था 0 से 2 साल। तो 0 से 2 साल की अवधि में बालक करता क्या क्या है, इस बारे में हम खूब बढ़िया से, खूब महीन जगह से जान लेंगे ना, तो हमको इसमें कहीं से भी 0 से 2 साल की अवस्था में जब जीन पियाज़ा साहब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मैं इजीली उस सवाल को दे देंगे
क्योंकि इस बार 2022-23 में सीटेट के एग्ज़ाम में जो 2022-23 के अंदर में जो पूछे जाएगा, वह जीन पियाजे साहब की वह कहाँ के रहने वाले थे, वो कितने अवस्था दिए थे, कौन सा वैज्ञानिक थे, ये सब नहीं पूछेगा। ये डीप में जाएगा, इस बार थोड़ा सा डीप में जाएगा। और डीप को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहला अवस्था जो है उन्होंने क्या किया कि मूल प्रत्यात्मक अवस्था के बारे में आप खूब बढ़िया समझ लें। मूल प्रत्यात्मक अवस्था मान लिया जाए कि आपके घर में छोटा सा बच्चा होगा, या आपका भाई हो या बहन हो, या आपका भतीजा हो या बहनपुत हो, कोई हो, मतलब वो एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया होगा। जब जन्म लिया होगा, जन्म लेने के बाद आप उस बच्चे को खिला हुइएगा, जैसे वो जन्म लिया होगा तो उसको अपने गोद में रखे हुइएगा। तो बच्चा जब गोद में रखे हुए तो क्या आपको लगा कि वो बच्चा आपको पहचानता है? नहीं पहचानता है, क्योंकि बच्चा के अंदर ये मूल प्रत्यात्मक जो होता है ना, इसके अंदर बच्चे के अंदर न नैतिकता होती है, न अनैतिकता होती है, न किसी को समझ पाता है, न अपने माँ को जान पाता है, न बाप को जान पाता है। मगर उस अंदर जो मूल प्रत्यात्मक अवस्था के अंदर जीन पियाजे साहब ने कहा कि कुछ न कुछ तो है बच्चे के अंदर। तो बच्चे के अंदर आखिर है क्या, जिसको 0 से 2 साल के अंदर में उन्होंने रखा? तो उन्होंने कहा कि उसके मूल प्रत्यात्मक है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वह रोने लगता है, हंसने लगता है, पैर चलाने लगता है, हाथ चलाने लगता है। तो यही तो है मूल प्रत्यात्मक अवस्था, यही तो है मूल प्रत्यात्मक अवस्था। जिस अवस्था में अब कहा गया है कि मूल प्रत्यात्मक अवस्था किस अवस्था के अवधि के अंदर आता है, जीन पियाजे साहब के किस अवस्था के अंदर मूल प्रत्यात्मक अवस्था आती है, तो आपको पता होगा, तब तो पता करिएगा ना कि हाँ कौन सी होगी। तो अगर मान लिया जाए, अब ये हो गया। अब दूसरा उसमें यह है कि वस्तु अस्थाई। तो वस्तु अस्थाई का जो सवाल है, ये जो सीटेट के एग्ज़ाम में जीन पियाजे साहब से जो ये वस्तु अस्थाई का जो मामला है, ये सवाल वस्तु अस्थाई के ऊपर लगभग कई मरतबे मतलब क्वेश्चन बन चुका है। यह क्वेश्चन कई मरतबे, यह वस्तु अस्थाई BVI पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व इसका जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको जानना है। वस्तु अस्थाई जैसे कि कोई भी बालक को दिया हुआ कोई भी वस्तु, मतलब खिलौना वस्तु दिया हुआ बच्चे के हाथ से गिर जाता है तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो उनकी मम्मी हो, पापा हो, बड़े भैया हो, दीदी हो, उनके पास जाते हैं तो देखता है कि बच्चे के हाथ से खिलौना गिर गया हुआ है, बच्चा रो रहा है। जब बच्चे को फिर वापस वो खिलौना दे देता है तो बच्चे चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को दिया हुआ वस्तु उसके हाथ से गिर जाने के बाद मतलब उसके आँख से ओझल हो जाने के बाद उसके मानसिक में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो मेरे हाथ में जो सामान था, वस्तु था, वो यहीं कहीं पे है। जैसे भी दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल में ये है कि छोटा बच्चा अपने घर में आया, घर में आने के बाद मम्मी को लगा खोजने। जिस रूम में मम्मी रहती थी उस रूम में मम्मी थी नहीं, तो मम्मी को लगा खोजने। तो बच्चे को लगा कि मम्मी इस रूम में नहीं है, तो मम्मी हो सकती किचन में हो, या हो सकती मम्मी दूसरे रूम में। मगर बच्चे को अपने दिमाग में ये वस्तु अस्थाई बना हुआ है कि मम्मी है यहीं कहीं पे, इस घर में ना होकर बल्कि वो इसी दूसरी घर में है, मगर मम्मी है यहीं पे। तो मम्मी यहीं पे होना ही तो वस्तु अस्थाई है। देखिए, अब तीसरा हो गया अनुकरण करना। जैसे अनुकरण करना, बड़े जैसे जैसे अनुकरण करते हैं, बड़े जैसे जैसे करते हैं, पीछे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तो नकल करना ही को तो अनुकरण कहा गया है। नकल करने को ही तो अनुकरण किया गया हुआ है कि नकल करना ही अनुकरण कर। जैसे अगर बच्चे, किसी ने, बड़ा भाई ने कहा पापा, तो बच्चे ने पा कह के ही पापा को संबोधित कर दिया कि पूरा तो आता नहीं, और उसका नकल करना चाहता है कि पापा को प कह के, नाना को न कह के, मम्मी को माँ कह के ये संबोधित करता है। यही तो नकल है, अनुकरण करना ही तो नकल है। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ कि मानसिक निरूपण। एक था मूल प्रत्यात्मक, अब ये हो गया मानसिक निरूपण। मानसिक में किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बन जाना ही मानसिक निरूपण है। जैसे मान लिया जाए कि कोई बालक है जो संवेदी पेशी अवस्था के दौरान में, मतलब 0 से 2 साल के अवधि के दौरान में एक अवस्था आती है जिसका मानसिक निरूपण नाम है। मानसिक निरूपण से वह जाना जाता है। तो मानसिक निरूपण का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाना ही मानसिक निरूपण है। जैसे मान लिया जाए
कि कोई बालक अपने दरवाजे पे खड़ा है, मतलब छोटा सा बच्चा है, संवेदी पेशी के अंदर अंदर में आता है, तो वह उन अपने माँ के गोद में हो या भाई के गोद में है या दीदी के गोद में हो या सिस्टर के गोद में हो या पापा के गोद में हो, बैठ के गोद में है, और मम्मी उनको या उनके भाई जो है उनको बाहर लेके गए। जब बाहर लेके गए तो मतलब बैठा, तो देखा कि वो उसके सामने कोई जानवर आया, मतलब कोई जानवर आया, जैसे बकरी हो, भेड़ हो, कुत्ता हो, गाय हो, मतलब कोई भी हो आया। और आने के बाद वो उन्होंने आवाज़ निकाली, जैसे कुत्ता आया तो कुत्ता ने आवाज़ निकाला, तो बच्चा ने क्या किया कि कुत्ता जब आवाज़ निकाला तो बच्चा ने उस कुत्ते की आवाज़ को खूब गौर से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगा। और हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद हो या कुछ दिन के बाद है, वो बच्चा घर के अंदर था, तो घर के अंदर था तो क्या हुआ, कुत्ते की आवाज़ सुनी तो बच्चे के दिमाग में जानवर का नाम तो याद नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना लिया, जो जानवर मैंने वहाँ देखा था, जो आवाज़ थी वही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, वही जानवर है, क्योंकि वह जानवर का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आवाज़ सुनकर बन गया हुआ है। अब रहा इंद्रियों से सीखना। देखिए, जिस तरह वस्तु अस्थाई इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इंद्रियों से सीखना भी। जैसे अगर कोई सवाल आ जाता है कि इंद्रियों से, नाक कान से सीखना को क्या कहा जाता है, तो नाक कान से सीखना किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो संवेदी पेशी। तो इंद्रियगामक, इंद्रियों से क्या, इंद्रियगामक वही तो है जो इंद्रियों से सीखता है, आँख से सीखता है, नाक से। बच्चा सबसे ज़्यादा क्या सीखता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में इंद्रियों से, आँख से सीखता है, नाक से सीखता है, कान से सीखता है, सूंघ कर सीखता है, समझे। ये रहा, और हम लोग, ये हमारा संवेदी पेशी समाप्त हो गया। अब इसको हम खूब बढ़िया से आपको बताते हैं कि ये क्या है। देखिए, मूल प्रत्यात्मक जन्म लेने के साथ ही पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा रोने, हंसने या अपना पैर चलाने लगता है, उसे ही तो मूल प्रत्यात्मक अवस्था कहा जाता है। 0 से 2 साल की अवस्था को ही संवेदी पेशी अवस्था कहा गया हुआ है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ क्या है कि ये कह रहा है कि अब वस्तु अस्थाई, इनमें बालक को दिया गया कोई भी वस्तु या सामान वापस लेने पर बच्चा रोने या चिल्लाने लगता है। जब तक वह वस्तु उसको वापस न किया जाए, तब तक बच्चा रोना नहीं छोड़ता है। उसको पता होता है कि वस्तु आसपास ही है। देखिए, जिसे हम, इसको वस्तु अस्थाई, यह अवस्था 0 से 2 साल के अंतर्गत आती है, जिसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था या पेशीगामक अवस्था के नाम से जानते हैं। अनुकरण करना, इसमें बालक अपनों से बड़ों का नकल करके, अनुकरण करके सीखता है। जो बड़ा नकल करता है उसी को अनुकरण कहा जाता है। जो बड़ों का नकल करना है वही तो अनुकरण कहलाता है। अच्छा, मानसिक निरूपण, जब बच्चा कभी वस्तु या बिल्ली को सामने से बोलते हुए सुनता है, तो बच्चा घर के अंदर रहने के बाद आवाज़ सुनकर अपने मानसिक में जानवर का निरूपण बना लेता है। मानसिक निरूपण कहलाता है। इंद्रियों से सीखना, बच्चा संवेदी पेशी में अपने नाक आदि से सीखता है, इसे ही इंद्रिय कहा जाता है। अच्छा, पूर्व, अब ये आ गया आपको तीसरा अवस्था, कौन सा, सॉरी, ये अब गया दूसरा अवस्था। दूसरा अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है। अब इस अवस्था के दौरान, इस अवस्था के बीच, अवधि के बीच, जो बीच में जो होता है, मतलब 2 से 7 साल के बीच में बालक क्या क्या करता है, जिस तरह हमने देखा, इससे पहले देखा था संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था के अंदर के बीच में जो हमने देखा है कि बच्चे कौन कौन सा काम करता है, उसी तरह इसमें भी हम देखेंगे ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन कौन सा काम करता है। तो इसमें अभिलोमिता हो गया, संरक्षण का अभाव हो गया, जीववाद हो गया, गणितीय वर्गीय हो गया, और केंद्रीयता हो गया, समझे। अब देखिए, इसमें अभिलोमिता के बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं कि अभिलोमिता क्या है। अभिलोमिता के बारे में हम लोग जानते हैं। अभिलोमिता, जब बच्चा एक मूल बिंदु से आगे निकल जाने के बाद फिर वापस नहीं आ पाता है, उसे ही अभिलोमिता कहते हैं। जैसे कि बच्चा को वह बनाकर दिखला दिया और बच्चा को कह दिया कि ये देखो वह है, और वह को मास्टर साहब ने क बना दिया, तो बच्चे से पूछा कि बताओ कि वह कहाँ गया, तो बच्चा जब एक बार मुख्य बिंदु से आगे बढ़ जाता है, मतलब वह को क बना देता है, तो वह फिर वह बिंदु पर वापस नहीं आ पाता है। यही तो है अभिलोमिता।
यही तो है अभिलोमिता। जैसे मान लिया जाए 5 में से 4 घटा दिया जाए, तो वो 5 में से 4 घटा देंगे, तो 5 में 4 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। मगर अब उसी को कहेंगे कि हाँ फिर से बताओ कि कैसे घटा है, मतलब कैसे हुआ है। अब उसी को कहेंगे 3 में से 4 घटा, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आता है संरक्षण का अभाव। संरक्षण के अभाव, जब एक बार बालक मूल आकृति से, उसमें क्या था बिंदु से, और इसमें क्या है आकृति से, उसमें क्या था बिंदु से आगे निकल जाने के बाद फिर वो वापस अपने बिंदु पर नहीं आ पाता है, उसे ही अभिलोमिता कहते हैं। और इसमें रहा संरक्षण का अभाव, क्या कहता रहा इसमें संरक्षण का अभाव, देख रहे हैं ना। इसमें कहता है एक बच्चा एक बार बालक मूल आकृति थोड़ा हेर बदल कर देने पर वापस नहीं आता है, उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये ए से लेके बी तक एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी लाइन को ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, या तो इससे अब पूछेगा कि जो पहले रेखा जो बना था, ये बना था, ये कहाँ चला गया। तो बालक को ये समझ में नहीं आता है कि जो ए था उसको भूल जाएगा, और ये वाला संरक्षण ये उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेगा। इसीलिए कहा गया हुआ है कि जब एक बार बालक मूल बिंदु से मूल आकृति थोड़ा हेर फेर बदल करने के बाद बदल ही नहीं आता है, उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। अब आ गया जीववाद। जीववाद मतलब इस अवस्था, इसमें जो है ना, जीववाद में जो है ना, बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज़ को भी सजीव समझने लगता है। जैसे कि गुड़िया, मतलब गुड़िया को बच्चा क्या करता है कि अपने गोद में रखता है, मतलब उसको गुड़िया को नहलाता भी है, कपड़ा भी पहनाता है, और गुड़िया को चोट लग जाने पर रोने लगता है। या गुड़िया को, जैसे कि गुड़िया को चोट लगा तो रोने लगा, मम्मी आई बोली क्यों रो रही हो, तो कह दिया कि मेरी गुड़िया को इसने चौकी ने मारा है। तो मम्मी ने क्या किया, चौकी को मार दिया, और खुश हो गया क्योंकि उसको लगा कि हमारी गुड़िया को चोट लगा तो उसको मार दिया, तो ये बदला ले लिया। तो सजीव निर्जीव चीज़ को सजीव समझना जीववाद है, ठीक है। अब आइए, अब इसमें कहता है गणित वर्गमाला। गणित वर्गमाला, जब बालक गणित थोड़ा थोड़ा करके समझने लगता है, तो इसी को तो कहता है गणित वर्गमाला। अब रहा गणित वाक्य कर्मण, अपने आप को मान्यता देना, समझे, अपने आप को मान्यता देना। अब आइए, इस चीज़ को जो हम पढ़े हैं ना यहाँ पे, कि क्या पढ़े हमने, विलोमिता के बारे में, संरक्षण के अभाव के बारे में। अब इसका तुरंत उल्टा, जैसे कि यहाँ मतलब लौट नहीं रहा था, मुख्य बिंदु से आगे बढ़ गया तो फिर आके नहीं, मुख्य आकृति से थोड़ा सा हेरफेर होने के बाद वो फिर अपने मुख्य आकृति पर वापस गया। तो यही सेम टू सेम उल्टा कहाँ चला जाएगा आपको, यही सेम टू सेम उल्टा चला जाएगा आपको किस में, ये चला जाएगा मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। किस में चला जाएगा, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में चला जाएगा। जो मूर्त संख्यात्मक अवस्था क्या होता है, 7 से 11 साल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को छू कर, देख कर, पकड़ कर, समझो, वस्तु मतलब ठोस वस्तु जैसे चौकी कुर्सी पकड़ के, टेबल पकड़ के, बॉल पकड़ के, गाड़ी पकड़ के, जिसको पकड़ते हैं उसी को तो कहते हैं मूर्त संक्रिया, जो ठोस वस्तु उसी को तो मूर्त संक्रियात्मक वस्तु का ठोस मूर्त, यही तो हुआ ठोस। तो अब इसमें क्या रहता है, उसमें था अभिलोमिता, अब इसमें है विलोमिता। मतलब उसके बाद दूसरा है संरक्षण, क्रम, श्रृंखला, उसके गणितज्ञ, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद समानता का अभाव। अब आइए हम लोग करते हैं एक एक करके। विलोमिता का मतलब होता है इसमें बालक अपने मूल बिंदु से अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। जैसे कि बालक ने क्या किया था कि वह बना हुआ था, और जैसे वह बना ना, ये वह बन गया, तो वह को मास्टर साहब ने क बना दिया ना। तो इस अवस्था अभिलोमिता के अलावा ये विलोमिता उल्टा होता है। तो इसमें बालक क्या करता है कि वह को ऐसे मिटाकर उन्होंने क्या किया कि फिर से क को मिटा के फिर से वह पर ये आ जाता है, क्या आ जाता है, आ जाता है।
तो इसी में बालक अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाता है, उसे ही विलोमिता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, 5 में से 3 घटा दिया, 9 में से 4 घटा दिया, अब इसमें घटाने की विलोमिता इसको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अब 1 लिखा था, उसमें अब 2 लिख दिए, तो अब 1 मिटा दिए, इसमें 1 क्या किए, मिटा दिए, 2 लिख दिए, तो बच्चे से पूछेंगे 1 कहाँ गया, तो बच्चा उसको नहीं बता पाएगा। और इस अवस्था में क्या होता है कि 5 में 3 घटा के 2, और उनको ये बात समझ में आता है। ये जैसे अब यह संरक्षण, उसमें संरक्षण का अभाव था, इसमें संरक्षण है, सेम उसका उल्टा हो जाएगा। जब एक आकृति, जैसे कि एक बच्चा क्या किया, इसमें है कि एक आकृति को थोड़ा सा हेर फेर बदल करने के बाद भी जिसमें मूल आकृति पर लौट आता, उसे ही संरक्षण का अभाव कहते हैं। जैसे कि पहले ये लाइन बना था, मतलब रेखा बना था, और इसको ऐसे कर दिया था इन्होंने, इसको एक और रेखा जोड़ दिया था। तो उनसे पूछा कि बताओ कि जब रेखा, तो इसमें क्या किया इन्होंने, बताओ तो इसमें क्या किया कि इन्होंने ये रेखा, तो इसको मिटा के ये लाइन पे आ सकता है, समझे। यही तो है संरक्षण। उसमें संरक्षण का अभाव था, इसमें संरक्षण है। अच्छा, कर्म, किसी संख्या को कर्म से लिखना। जैसे कि अब इसमें कर्म से लिखना है 1 2 3 4 5 6, इसी को या सम विषम संख्या विषम सजाना कर्म कहलाता है। जैसे 2 4 6 8, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब इसी के बाद इसी में आता है कि विषम संख्या होता है 3 5 7 9 11, ठीक है ना। ये सब हो गया। इसमें क्या हो गया, कर्म में, मतलब किसी चीज़ को कर्म से सजाना। जैसे लाल रंग है, तो लाल रंग का टीका इसमें क्या है, अब इसको हम सजा दिए। अब देखिए सजा क्या दिए कि इसमें, अब इसमें सजा दिए हम, ये काला है काला है काला है। अब इसमें हमने फिर इसको अब पीला अलग से इसको अलग सजा देंगे, ये पीला है पीला, मतलब कर्म से सजाना ही, सम संख्या विषम संख्या को सजाना कर्म से ही। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए रहे हैं, जो आपको समझ में आइए रहा है। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग क्या आ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो है ना, स्टेज का सबसे आखिरी स्टेज होता है। इसमें बच्चा सारा चीज़ करने लगता है, चिंतन भी करता है, चिंतन भी करने लगता है, उसके बाद अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। इसमें आगमन विधि को भी समझने लगता है, निगमन विधि को भी समझने लगता है। आगमन भी समझता है, निगमन भी समझता है, सूत्र भी समझ लेता है, मतलब इसमें सारा चीज़ का विकास करने लगता है, अनुमान लगाने लगता है, उसके बाद निष्कर्ष करने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है। सब इसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सारा वो उसके अंदर जो है ना, सारा चीज़ विकसित हो जाता है। इसमें हाई क्वालिटी का काम करता है। जैसे में अनुकरण क्या है, चिंतन करना, तार्किक चिंतन करना, उसके बाद हो गया अपसारी चिंतन, समझे। तो ये सब इसमें होने लगता है। जो मुख्य प्याजा साहब के मुख्य पॉइंट सब थे, इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ऐसे तो ये कोई खास चीज़ है नहीं, और हम लोग एक आध क्वेश्चन जिसको कर लेते हैं। देखिए, बालक अपनी किस आयु में, कह रहा है कि 1 नंबर है कि बालक किस आयु में सहज क्रियाओं और इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, मतलब ज्ञानेंद्रियों मतलब आँख नाक कान की सहायता से ध्वनि मतलब आवाज़, वस्तु, गंध आदि का अनुभव लगा लेता है। जैसे कि बच्चा नाक से सूंघ के गंध, वस्तु के गंध का आवाज़ लगा लेता है, और कान से ध्वनि का पता लगा लेता है। देख के मतलब वस्तु को समझ लेता है, अनुभव करने लगता है। तो बालक अपनी 2 वर्ष की आयु में सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तु, गंध आदि को अनुभव करने लगता है, ध्वनियों। अब आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का कितना चरण होता है, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया। संवेदी पेशिकामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संज्ञात्मक मूर्त संज्ञात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अच्छा, संवेदीगामक अवस्था, इसमें अब ये देखिए, ये कुछ पॉइंट लिखा है जो आप इसको समझ लीजिए। संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था में शिशु अपनी सहज क्रियाओं
और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ध्वनि वस्तुओं गंध आदि का अनुभव करता है। किस अवस्था में? संवेदी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ध्वनि वस्तु गंध आदि का वह अनुभव करता है। अनुभव के पुनरावृत्ति होते रहने के कारण शिशु वातावरण को, मतलब उसमें लगातार बढ़ोतरी होने के कारण वातावरण को भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों की परिस्थितियों की व विशेषताओं से धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वातावरण से परिचित होने लगते हैं, हो जाते हैं, जिससे संज्ञानात्मक आत्मीसातकरण और समायोजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। समझे? मतलब ये आत्मीसातकरण हो गया, क्या हो गया? ये हो गया समावेशन और समायोजन। समझे? वो नई नई चीज़ को अपने दिमाग में जोड़ने लगता है, नई नई चीज़ से वो जुड़ने लगता है और उसके बाद नई चीज़ का विरोधाभास होकर भी दूसरी चीज़ का भी जानकारी हो जाता है। अब इसमें रहा, इस अवस्था में अंत तक बच्चा वस्तु का मानसिक रूप से निरूपण करने में समक्ष हो जाता है। जब हम कुत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो बच्चा के मानसिक में कुत्ते की प्रतिबिंब उभर जाता है और कुत्ते की में भी वह कुत्ते को समझने लगता है। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, ये 2 से 7 वर्ष की वायु इस अवस्था में प्रतिबिंब प्रतिक्रियाओं की सहायता से वास्तविक वस्तुओं का अभिव्यक्ति के डब्बे को कहा गया व्यक्तित्व के कोण और शुद्ध होता है। जैसे कि लकड़ी कर खेलते हैं, लकड़ी के डब्बे को कार और डंडे को बंदूक बनाकर अब इसमें अगर पूछ देता है कि बताइए एक बालक किस अवस्था में लकड़ी को बंदूक बनाए खेलता है या डब्बे को कार या इंजन बनाए खेलता है, तो ये अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो इस अवस्था को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अवस्था हो जाएगी कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आकार, रंग, बनावट अर्थात प्रत्यक्ष उनका चिंतन पदार्थ के ज्ञानात्मक शिक्षा अभिलक्ष्मी सीमाएँ होती है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन अनुक्रमित है, इनमें स्वकेंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। पूर्व में संक्रियात्मक बच्चा संसानात्मक शब्दावली नहीं समझ पाता है। मूर्त संक्रियात्मक, अब आगे तीसरा अवस्था। इस अवस्था में पूर्व संक्रिया होने लगती है, अर्थात किसी प्रक्रिया के सीधा है। बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु की मात्रा में अधिक कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो उसमें मात्रा उतनी ही होगी, उतनी ही रहेगी। मूर्त संक्रियात्मकता बच्चे की रंग, माप, आकार एवं आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास हो जाता है। इसका अवस्था इस अवस्था के बच्चे किसी समस्या में विभिन्न पहलुओं पर विचार कर उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। नहीं होती है, इसे अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती। अतः इस उम्र में बच्चों को ऐसी वस्तु के आधार पर ज्ञान देना चाहिए जो मूर्त हो, दिखाई दे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इस अवस्था ऊपर तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यह किशोरवा अवस्था है। इसमें स्थूल विचार, परिमार्जिक चिंतन की अवस्था है। बच्चे व्यवस्था कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परिकल्पनाओं में निर्माण कर सकते हैं, समस्या समाधान के
अंतिम परिणाम तक पहुंच सकते हैं। यह अवस्था अमूर्त चिंतन अवस्था कहलाता है। नमस्कार, ये जीन पियाजे के कुछ खास बात थे जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो CTET 2022-23 आपके लिए आसान हो जाएगा। हम हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे MT एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।